जय हिंद। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं योगी ट्यूशन सेंटर। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 21 अध्याय कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्रस्तुत है अध्याय 22, अपठित लेखांश। अपठित अंग्रेजी भाषा के अनसीन शब्द का हिंदीकृत रूप है। इस प्रकार अपठित से अभिप्राय गद्य या पद्य के ऐसे अवतरण से है जिसे पहले देखा या पढ़ा न गया हो, अर्थात वह सर्वथा नया हो। ऐसे अवतरण प्रायः पाठ्यक्रमेतर पुस्तकों, समाचार पत्रों, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से चयनित कर लिए जाते हैं। हो सकता है परीक्षा में आया हुआ अपठित किसी विद्यार्थी ने पहले कहीं पढ़ा हो, तो वह अपठित होते हुए भी उक्त परीक्षार्थी के लिए अपरिचित नहीं होता है। अतः अपठित का उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वतंत्र अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। नोट: अपठित के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। सर्वप्रथम अवतरण को भलीभांति पढ़कर उसके मूल भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कम से कम 4-5 बार अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि उसका मूल भाव भलीभांति हृदयगम हो जाए। मूल अवतरण के मूल भावों, महत्वपूर्ण विचारों और विशिष्ट शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। कभी कभी अवतरण में क्लिष्ट शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों की व्याख्या पूछी जाती है। ऐसे शब्द, वाक्यांश या वाक्य प्रायः रेखांकित, तारांकित अथवा स्थूलांकित शब्दों में होते हैं। ये मूल भाव को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, अतः इन पर विशेष ध्यान दें। इनकी व्याख्या अपने ही शब्दों में करें। कठिन शब्दों के मात्र पर्यायवाची लिखना उपयुक्त नहीं होता है। अपनी भाषा में भाव सरलता और स्पष्टता से व्यक्त होते हैं, अतएव अपने शब्दों में लिखना अत्यंत आवश्यक है। व्याख्या, सारांश, भावार्थ, आशय, मुख्यार्थ, संक्षेपण इत्यादि की भाषा सदैव अपनी मौलिक होनी चाहिए। यदि रेखांकित, स्थूलांकित, तारांकित शब्द अनेकार्थक हैं तो उनके अर्थ प्रसंग के अनुकूल ही लिखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही विद्यमान होते हैं, उन्हें मूल अवतरण में ही ढूंढे, बाहर नहीं। प्रश्नों के उत्तर में मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा शैली अपनी ही होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल ही संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल भाषा में प्रस्तुत करने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए और ना ही कोई उदाहरण आदि देना चाहिए। प्रायः अपठित का शीर्षक पूछा जाता है। यदि ना भी पूछा गया हो तो भी शीर्षक लिखने में कोई हानि नहीं है। शीर्षक सदैव मूल अवतरण के केंद्रीय भाव के आधार पर ही निर्धारित करना चाहिए। इससे वह अवतरण के समग्र कथ्य को व्यक्त करने में सक्षम होगा। शीर्षक यथासंभव संक्षिप्त, सरल एवं मूल भाव को व्यक्त करने वाला ही होना चाहिए। शीर्षक चयन में मूल अवतरण के शब्दों को लिया जा सकता है। नोट समाप्त। किसी भी अवतरण को पढ़कर विधिवत समझना, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देना समर्थ, जागरूक और संवेदनशील पाठक के लिए ही संभव है। अपठित संबंधी कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे व्याख्या, सारांश, भावार्थ, आशय, मुख्यार्थ, संक्षेपण, विशिष्ट शब्दों या अंशों के अर्थ, अवतरण से संबंधित प्रश्न, शीर्षक निर्धारण इत्यादि। क्रमशः इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 1. व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। व्याख्या में किसी गद्यांश या पद्यांश की समस्त विशेषताओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें व्यक्त विचार स्पष्ट और प्रांजल रूप से अभिव्यक्त हो जाएं। दूसरे शब्दों में, किसी गद्यांश या पद्यांश की विशेषताओं या सौष्ठव के उद्घाटन को हम व्याख्या कहते हैं। इसका आकार मूल अवतरण के आकार से बड़ा होता है, लेकिन व्याख्या का अर्थ दिए गए अवतरण को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही नहीं है, अपितु इसका अभिप्राय यह है कि आप उस अवतरण को समझ गए हैं और समझी हुई बात को दूसरों को समझाने में सक्षम है। व्याख्या में दृष्टांत आदि का सहारा लिया जा सकता है। इसमें प्रसंग, निर्देश और विवेचित विषय की अनुकूल प्रतिकूल समीक्षा भी हो सकती है। 2. सारांश, समरी। अपठित गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव को संक्षेप में प्रस्तुत करना या लिखना सारांश कहलाता है। मूल अवतरण के 10 पृष्ठों की कहानी को 10 वाक्यों में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार सारांश का मुख्य गुण संक्षिप्तता है। 3. भावार्थ, सब्सटेंस। भावार्थ में अवतरण के मूल भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। भाव लेखन में अवतरण का पुनर्लेखन इस प्रकार किया जाता है कि उसका भाव एकदम स्पष्ट हो जाए। सारांश के समान भावार्थ भी संक्षिप्त होता है, लेकिन यह अपनी परिधि में जकड़ा हुआ नहीं है। इसकी शैली मूल अवतरण की शैली के समान होती है। इसमें आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष कथन भी हो सकता है। भावार्थ में संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए मुहावरों, कहावतों, अलंकारों का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। 4. आशय, पर्पज। आशय में संपूर्ण पदों या गूढ़ वाक्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है।
इसका आकार निश्चित नहीं होता है। यह मूल अवतरण से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है या आवश्यकता अनुसार बड़ा भी हो सकता है। इसका उद्देश्य अवतरण के मूल भावों, विचारों का आशय पूर्ण रूपेण, सरल एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है। अधिकांशतः परीक्षाओं में सारगर्भित वाक्यों या वाक्यांशों का आशय पूछा जाता है। मुख्यार्थ, जिष्ट, मूल अवतरण के प्रमुख भावों को 2-4 वाक्यों में ही प्रस्तुत करना जिससे उसका मुख्य अर्थ व्यक्त हो जाए। इसका आकार सारांश से भी छोटा होता है और इसकी शैली मूल अवतरण की शैली से काफी भिन्न होती है। 6. संक्षेपण, प्रीसी राइटिंग। संक्षेपण में अपठित अवतरण के मूल भाव को 1/3 शब्दों में कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटने न पाए तथा अनावश्यक बात का समावेश न होने पाए। संक्षेपण अपने आप में संक्षिप्त एवं पूर्ण रचना है। उसे पढ़ने सुनने के बाद मूल अवतरण को पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपठित से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए उसके मूल भावों को समझना अनिवार्य है। इसके लिए छात्रों को विशेष बल बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। आरंभ में यह कार्य अवश्य कठिन प्रतीत होता है, किंतु यत्किंचित मानसिक व्यायाम और अभ्यास से इसे सरल बनाया जा सकता है। इसके लिए धैर्य व सावधानी की आवश्यकता होती है। अपठित में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही उपस्थित रहते हैं, जिन्हें आसानी से खोजा जा सकता है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अपठित के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF से इन लेखांशों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। यदि पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस सीरीज की बाकी वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। साथ ही आप इनका लिंक डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।